अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपके दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजीब पीरज़ादा। व्यूवर्स, आज की हम जो डिस्कशन करेंगे वो है हमारी थायराइड ग्लैंड के बारे में। ये जो हमारे गर्दन के अंदर एक गुदूद होता है, इसकी एक तो डिजीज़ जो कॉमन कॉमन है वो कौन सी हो सकती हैं, और दूसरा इसको जो है ना हार्ट के हिसाब से इसकी क्या अहमियत है, और क्या-क्या डिजीज़ेज़ जो है ना ये कॉज़ कर सकता है, और उसकी वजह से जो है ना दिल के ऊपर किस किस्म के रिएक्शन आ सकते हैं, और इसको कैसे हम जो है ना कंट्रोल करना है हमने, और कैसे इसको ट्रीट करना है, और कैसे इससे जो है वो बचा जा सकता है। व्यूअर्स, हमारा जो थायराइड ग्लैंड है, ये जहाँ पे जो नेक में गदूद होता है, मोस्टली आप नोट करेंगे कुछ ऐसे फ़ैमिलियल भी होते हैं, कुछ जो हिली एरियाज़ के लोग रहते हैं, उनमें भी होता है कि जो आयोडीन की डेफ़िशिएंसी की वज़ह से ये गिल्लड़ जो है ना वो बड़ा प्रोमिनेंट हो जाता है। अदरवाइज़ ये पैल्पेबल भी नहीं होता। मोस्ट ऑफ़ द केसेज़ के अंदर ये बिल्कुल जो है ना वो समझें कि अटैच होता है वॉल के साथ अंदर। तो नॉर्मली इसकी कोई फीलिंग्स नहीं होती। लेकिन ये अगर इसकी प्रोमिनेंट या इसकी कोई आगे बल्ज या ऐसे कोई गिलर टाइप नहीं भी है, फिर भी इसका फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। इसमें बुनियादी तौर पे 2 किस्म के जो चीज़ें हैं ना, वो समझने की ज़रूरत है। एक तो ये है कि इसका फंक्शन जो है वो कम हो जाता है, जिसको हाइपोथायरायडिज़्म कहते हैं, और एक होता है कि इसका फंक्शन बढ़ जाता है, जिसको हाइपरथायरॉयडिज़्म या थायरोटॉक्सिकोसिस भी कहते हैं उसको। इसकी अगर हम बुनियाद को समझें कि ये कितना वाइटल है, ये जो थायराइड ग्लैंड है, तो इसकी अहमियत आप इस एक पॉइंट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो जो हमारा बेसिक मेटाबॉलिज़्म है जिस्म के अंदर, जो अब्ज़ॉर्प्शन हो रही है मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स की, डाइजेशन हो रही है, जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ट्रेस एलिमेंट, विटामिन्स, जो भी चीज़ें जो हम मेटाबॉलिज़्म के ज़रिए हम उसको यूटिलाइज़ करते हैं, उसमें इसका बड़ा कलीदी किरदार है इस थायराइड ग्लैंड का। तो ये समझें कि इतना बुनियादी जुज़ है हमारे जिस्म का, और इसकी डिस्टर्बेंस जो है सारी बॉडी के अंदर जो है ना, फिर इसकी वजह से जो है वो डिस्टर्बेंस या चेंजेस वगैरह आ सकती हैं अगर इसका फंक्शन ऊपर नीचे होता है तो। अब अगर हाइपो हो गया है, इसका फंक्शन कम हो गया है, इसके लेवल्स जो हैं, जब हम इसकी प्रोफाइल करवाते हैं तो उसमें कंपनसेटरी तौर पे जो टीएसएच एक होता है टेस्ट, वो बड़ा होता है, लेकिन जो फ्री टी3 और फ्री टी4 लेवल्स होती हैं, वो कम हो जाती हैं, एक दूसरे के ये अपोजिट साइड पे चली जाती हैं। हाइपो के अंदर टीएसएच बड़ा होगा, टी3 टी4 जो फ्री लेवल्स हैं इनके, वो कम हो जाएंगे। इसका जो दिल के ऊपर डायरेक्ट जो असर आता है, वो बुनियादी तौर पे 2 कॉमन चीज़ें हैं जो ये कॉज़ करा सकता है। एक तो ये है कि धड़कन जो है वो दिल की वो स्लो कर देगा, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, दिल की रफ़्तार जो है वो 60 से कम रहती है मोस्टली उन पेशेंट्स के अंदर जिनमें हाइपोथायरायडिज़्म होती है, और मोस्टली ये इतना भी कम कर सकता है कि हार्ट ब्लॉक्स भी हो सकते हैं पेशेंट्स के अंदर जिनमें इसकी लेवल्स इतनी कम हो जाए तो। और फिर दूसरा जो दिल के अंदर इसका असर आता है वो जो दिल के ऊपर जो कवर पड़ा होता है, जो झिल्ली होती है, उसके अंदर ये जो है ना इफ्यूजन हो जाती है, मतलब कि पानी इकट्ठा हो जाता है, या कुछ इस तरह की जो फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसको हम पेरिकार्डियल इफ्यूजन कहते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे जो है ना दिल में हाइपोथायरायडिज़्म की वजह से ये वाले मामला 2 हो सकते हैं। अब अगर हम दूसरी साइड पे आएँ और इसको देखें कि अगर इसका फ़ंक्शन बढ़ जाए, या मतलब थायरोटॉक्सिकोसिस हो जाए, हाइपरथायरायडिज़्म हो जाए, जिसमें लैब्स जब हम करवाएँगे तो उसमें क्या होगा कि जो टीएसएच होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो कम हो जाता है, लेकिन फ्री टी3, फ्री टी4 जो है उनके लेवल्स अप हो जाते हैं। और उसका जो दिल पे असर आता है वो बड़ा खतरनाक किस्म का इस हिसाब से है कि एक तो ये रफ्तार को, जैसे हाइपोथायरायडिज़्म ने स्लो किया था, ये क्या करेगा, ये ऊपर उठा देगा। ये टैकीकार्डिया करता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। उसके बाद उससे क्या होता है, पेशेंट एट रिस्क पे आ जाता है कि उसको अरिथमियाज़, धड़कन जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है, जिसको मोस्ट कॉमनली जो है वो एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं, कि धड़कन की रफ्तार भी तेज़ हो गई है और उसकी तरतीब भी बेतरतीब हो जाती है। तो जो हाइपरथायरायडिज़्म वाले होते हैं, उनमें 22% चांसेस होते हैं कि उनको एट्रियल फिब्रिलेशन
चल सकती है। और उसके बाद अगर पेशेंट को, क्योंकि ये टैकीकार्डिया करता है बेसिकली, तो जो है वो डिमांड को बढ़ा देता है। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि अगर पेशेंट पहले से कोई उसको एंजाइना चल रहा है और वो स्टेबल कंडीशन में जा रहा है, तो उसको अनस्टेबल में भी कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि ये रेट को बढ़ा देगा, डिमांड बढ़ेगी। और अगर पहले से उसको कोई एंजाइना है और जो दिल की नालियाँ हैं वो तंग हुई हुई हैं, तो वो जब डिमांड बढ़ेगी तो वो पूरी नहीं कर पाएँगी, और उसकी वजह से क्या होगा कि पेशेंट एंजाइना जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो एक तो ये चीज़ें जो हैं हाइपरथायराइडिज़्म के साथ बड़ी कॉमन है। और दूसरा, हम जिन पेशेंट्स को धड़कन को कंट्रोल करने के लिए जिनको रिदमियाज़ चलते हैं, वीटी चलता है, एट्रियल फिब्रिलेशन चलती है, और रिकरेंट जो है ना वो सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डियाज़ चलते हैं, तो उनमें एक ड्रग आती है जिसको हम अमायोडोरॉन कहते हैं। वो बड़े लंबे अरसे से चला रहे होते हैं कि वो धड़कन को कंट्रोल में रखती है और उनकी रिदम को भी जो है ना वो रेगुलर करती है। तो उसकी वजह से भी ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर बड़ा असरात आ सकते हैं, और वो दोनों तरह के जो है ना असरात काज़ कर सकती है हाइपरथायराइडिज़्म। वो हाइपोथायराइडिज़्म भी करवा सकती है और हाइपरथायराइडिज़्म भी करवा सकती है। तो जब ये ड्रग हम किसी पेशेंट में चला रहे हों और इस तरह की कोई अलामात आना शुरू हो जाएँ, तो फिर हम जो है ना वो थायराइड टेस्ट की तरफ जाते हैं, वो करवा के फिर देखते हैं कि एक्चुअल में मसला कहाँ पे आ रहा है, कहीं ये ड्रग तो नहीं जो इसके फंक्शन को डिस्टर्ब कर रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी मालूमाती होगी। आखिर में मेरा वही पैगाम कि आप अपना ख़्याल रखें, अपने करीबी लोगों का ख़्याल रखें, सबसे पहले सेहत। अस्सलाम वालेकुम।